हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्पल्स आईआईटी जेई। आज के इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में हम लोग स्टार्ट करेंगे अकाउंट्स के सब्जेक्ट को क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सेशन अभी हम लोग ले रहे हैं ये सारे के सारे बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल है। यानी कि अगर आप आईसी बोर्ड से है या फिर सीबीएसई बोर्ड से है या फिर किसी स्टेट बोर्ड से है, जो कंटेंट है हमारी ये आप सभी के लिए एप्लीकेबल है। अपने सेशन को स्टार्ट करने के पहले हम लोग जान लेते हैं कि अपने को इस साल यानी कि क्लास 12 के पूरे करिकुलम में अपने को सीखना क्या है। तो क्लास 11 में जो हम लोग अकाउंट्स पढ़ते थे उस अकाउंट्स में बेसिकली हम लोग सब्जेक्ट के ऊपर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते थे। यानी कि हमारी जो सिलेबस है वो इस तरीके से डिजाइन की गई है कि क्लास 11 में जितने भी बेसिक चैप्टर्स हैं उन्हें रखा गया है, जिससे कि स्टूडेंट जब क्लास 11 के टॉपिक्स को पढ़े तो उनका जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक फंडामेंटल जो सारी टॉपिक्स है वो क्लियर हो जाए और क्लास 12 के सिलेबस जो है उनको पढ़ने में समझने में बच्चों को आसानी हो। और अपना जो मेन सिलेबस है, जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, जो जितने भी ट्रिकी चैप्टर्स है वो सारे के सारे क्लास 12 में है। तो आप लोग क्लास 11 ऑलरेडी पढ़ चुके हो, अब आप लोगों की फाइनल एग्जाम्स होने वाली है, या तो आप लोग फाइनल एग्जाम्स दे चुके हो, मुझे नहीं पता आप लोगों की अभी एग्जाम्स हो चुकी है या नहीं हुई है, लेकिन अब आप लोग कुछ ही महीनों में क्लास 12 जाने वाले हो। एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, मुझे नहीं पता अभी तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के साथ। आप लोगों ने डेफिनेटली कहीं ना कहीं अकाउंटेंसी की क्लासेस तो जरूर की होंगी, लेकिन अब जो हम लोग क्लास करेंगे उसमें हम लोगों का जो टेक्निक होगा पढ़ाने का या चीजों को समझने का हमारा जो तरीका होगा वो मैकेनिकल नहीं होगा, इट विल बी मोर ऑफ लॉजिकल। क्या होती है, मैंने बहुत सारे ऐसे फैकल्टीज को, बहुत सारे ऐसे टीचर्स को मैंने देखा है जो अकाउंटेंसी को पूरे फॉर्मेट और फॉर्मूला वाइज करवाते हैं, विच इज नॉट गुड। और इसकी वजह से होता क्या है, स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट से हट जाता है। और आप जानते ही हो अकाउंटेंसी की जो सब्जेक्ट है ये कॉमर्स स्ट्रीम की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप इस सब्जेक्ट के ऊपर आपकी कमांड नहीं होती है तो आप मान के चलिए कि इस पूरे के पूरे स्ट्रीम में आप अपने आप में एक वीक स्टूडेंट के कैटेगरी में आप आ जाओगे। तो अगर आपको आउटस्टैंड करना है, आपकी परफॉर्मेंस आपको अच्छी करनी है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपके लिए जो बनती है वो है अकाउंटेंसी। और इस सब्जेक्ट के ऊपर आपका अच्छा कमांड होना ही चाहिए। यू हैव टू हैव गुड कमांड ओवर दिस सब्जेक्ट बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ योर स्ट्रीम। तो आइए मैं आपको सबसे पहले अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है सूरज कुमार गुप्ता। आई हैव बीन टीचिंग अकाउंटेंसी फॉर क्लास 11 and 12 since past 10 years. I have mentored more than 10,000 students since my teaching experience since 2010. अब मैं आपको आपके सिलेबस के बारे में एक ओवरव्यू देता हूं कि क्लास 12 में एक्चुअली जो आपका करिकुलम है वो किस तरीके से डिवाइडेड है। फटाफट से हम लोग बस एक बेसिक ओवरव्यू जान लेते हैं, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि इस साल आप लोगों को इस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या क्या है। चलिए, तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है क्लास 12 अकाउंटेंसी। पूरे के पूरे सिलेबस को क्लास 12 में दो सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। अकाउंटेंसी के पूरे सिलेबस को दो अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। मैं आपको जस्ट समझने के लिए बता रहा हूं, आपके सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसकी जो एक पार्ट है इसे हम लोग बोल सकते हैं पार्टनरशिप। और जो दूसरी इसकी सेक्शन है ये है कंपनी अकाउंट। हमारे सिलेबस में
हम लोगों ने जो भी पढ़ा था पिछले साल यानी कि क्लास 11 में, वो पूरी की पूरी अकाउंटिंग एक्चुअली प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की थी। हम लोग सभी जानते हैं कि बिजनेस की जो फॉर्मेट्स होती है, जो टाइप्स और जो फॉर्म ऑफ बिजनेस होती है, वो बेसिकली 3 तरह की होती है। एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है जिसमें एक सिंगल ओनर होता है, एक पार्टनरशिप बिजनेस होता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं, और एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी या कंपनी होती है जिसमें क्या होती है, जिसे लीगली रजिस्टर किया जाता है कंपनीज एक्ट में जाके, और कंपनी शेयर वगैरह इशू करती है और बहुत सारे शेयर होल्डर्स मिलकर कंपनी को चलाते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग तरह की बिजनेसेस होती है। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस या सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हम लोगों ने क्लास 11 में कवर कर ली। बेसिकली क्लास 11 में हम लोगों ने जो भी पढ़ा अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में, वो सारे के सारे चैप्टर्स प्रोप्राइटरशिप बिजनेस से रिलेटेड थे। पर इस साल क्लास 12 में हम लोग जो भी चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं वो है या तो पार्टनरशिप से रिलेटेड या तो फिर कंपनी अकाउंट से रिलेटेड। अब पार्टनरशिप से रिलेटेड क्या क्या चैप्टर्स है, मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे दूं। एक आपको पढ़ना है पार्टनरशिप से रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। दूसरा आपको पढ़ना है गुडविल की वैल्यूएशन। तीसरा है एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर्स एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये कुछ टॉपिक्स है जो अपने को पार्टनरशिप सेक्शंस में पढ़ने हैं। हालांकि एक और टॉपिक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि एडमिशन वाले चैप्टर का ही एक पार्ट है। मैं इसको मर्ज करके पढ़ाता हूं। हालांकि अगर आप बुक में देखोगे तो आपको एक और सेपरेट चैप्टर मिलेगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, चलिए कंपनी अकाउंट में अपने को जो सीखना है इस सेक्शन में, इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो क्या है आपके सिलेबस में। एक तो है शेड्यूल 3 बैलेंस शीट। शेड्यूल 3 बैलेंस शीट का मतलब ये हो गया कि हम लोग जो बिजनेस की बैलेंस शीट बनाते हैं, जिस तरह से हम लोगों ने पिछले क्लास 11 में फाइनल अकाउंट के सिलेबस में हमने सीखा था कि हम लोग किस तरीके से साल के एंड में प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं ट्रेडिंग और पीएल बना के। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, जिसमें हम लोग एक साइड बिजनेस की एसेट्स को लिखते हैं और दूसरी तरफ लायबिलिटीज को लिखते हैं, और फाइनली उसे क्या कराना पड़ता है, टैली कराना पड़ता है। इसी तरीके से जब कोई कंपनी अपने बिजनेस की बैलेंस शीट तैयार करती है तो उसे अपने बैलेंस शीट के लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ता है, जो कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 में दिया गया है। तो वो जो शेड्यूल 3 का जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, ये अलग तरीके का है। जैसा हम लोगों ने क्लास 11 में सीखा था, यहां पर हम लोग लिखते थे लायबिलिटीज, फिर इस तरफ में लिखते थे एसेट्स, ये वो फॉर्मेट नहीं है। इसकी फॉर्मेट अलग है, इसमें जो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स है वो डिफरेंट है। तो ये फॉर्मेट हम लोग को सीखना पड़ेगा, इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाती है। इसके अलावा हम लोग जानेंगे कंपनी शेयर कैसे इशू करती है, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। इसके बाद आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसमें हम लोग सीखते हैं रेशियो एनालिसिस, एंड एक और होती है जिसे हम लोग बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जो आपके कंपनी अकाउंट के सेक्शन में आने वाले हैं, और ये कुछ चैप्टर्स हैं जो आपके पार्टनरशिप के सेक्शंस में आने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि क्लास 12 में अगर आप पूरे के पूरे सिलेबस, अकाउंट्स के सिलेबस का अगर आप एक ओवरव्यू देखते हो तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्लास 12 में अपने जितना भी कुछ पढ़ने वाले हैं अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में, ये सारे के सारे चैप्टर्स या तो पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड है या फिर ये कंपनी से रिलेटेड है। यानी कि इस साल अपने को
प्रोप्राइटरशिप से रिलेटेड यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस से रिलेटेड कोई भी चैप्टर्स नहीं पढ़ना। अपने को जो भी पढ़ना है पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में पढ़ना है या तो फिर कंपनी के बारे में, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स और चैप्टर्स हमने पिछले साल क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो ये बहुत सारे चैप्टर्स हैं एंड बिलीव मी, ये जितने के जितने भी चैप्टर्स हैं ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स हैं। क्लास 11 में आपने जिस तरीके से अकाउंटेंसी पढ़ी थी, जो भी सिलेबस और टॉपिक और चैप्टर्स आपने पढ़े थे, उसके कंपैरिजन में 12 जो है आप मान के चलो कि मिनिमम ये 3 गुना ज्यादा बड़ा भी है, कॉन्सेप्चुअल भी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो अगर आप क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंसिस्टेंटली आपको अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, ना कि सिर्फ आपको फॉर्मेट और फॉर्मूलाज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे बच्चों को मैंने पढ़ाते समय मैंने एक्सपीरियंस किया है कि बहुत सारे बच्चे कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं। जैसे कि क्लास 11 में बच्चे जब फाइनल अकाउंट करते हैं तो वो लोग याद करते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में हमें कौन कौन से आइटम्स लिखने हैं। डेबिट साइड में 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेजेस, 2 वेजेस, कैरिज इनवर्ड, वो लोग याद कर लेते हैं। क्रेडिट साइड में बाई, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन आखिर हम लोग क्यों किसी भी आइटम को डेबिट कर रहे हैं, किसी आइटम को क्रेडिट कर रहे हैं? अगर हम लोग जर्नल एंट्री फॉर्मुलेट करते हैं तो किस लॉजिक के वजह से किस चीज को डेबिट और क्रेडिट किया जाता है? बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसके पीछे बहुत डीप लॉजिक है, लेकिन बच्चे उस लॉजिक में नहीं जाते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं और वो लोग सिर्फ फॉर्मूला, फॉर्मेट और ये सारी चीजों को वो याद करते हैं। इसके वजह से होता क्या है कि स्टूडेंट या तो नॉर्मल एवरेज मार्क्स लेकर आते हैं और अगर थोड़ा बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आ भी गए तो भी उनकी जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है ये अच्छी नहीं होती है। आगे जाके फर्दर स्टडीज या फिर किसी प्रोफेशनल कोर्स में बाद में जब बच्चे जाते हैं तो वहां उनका मोरल डाउन हो जाता है, वहां पर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपको फ्यूचर के लिए भी आपको हेल्प हो, आप हो सकता है क्लास 12 के बाद किसी प्रोफेशनल कोर्स के लिए तैयारी करने की सोच रहे हो या फिर किसी भी प्रैक्टिकल फील्ड में अगर आप काम करते हो, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आप कहीं पर भी काम करोगे तो आपको अकाउंट्स और अकाउंटिंग रिपोर्ट्स से आपको डील करनी पड़ेगी। तो आपकी नॉलेज जो होनी चाहिए वो सिर्फ एग्जाम पास करने के लायक नहीं होनी चाहिए। आपकी जो नॉलेज होनी चाहिए इस सब्जेक्ट के ऊपर वो ऐसी होनी चाहिए कि आप रियल और प्रैक्टिकल वर्ल्ड में रियल और प्रैक्टिकल सिचुएशंस को भी डील कर सको और आप रियल अकाउंटिंग को भी सॉल्व कर सको। इसके लिए आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी होनी बहुत जरूरी है। और हम लोग क्लास 12 में ये सारे के सारे चैप्टर्स को न कि सिर्फ फॉर्मेट के हिसाब से समझेंगे बल्कि हर एक चीज को बहुत ही ज्यादा एक्सप्लेन करके, हर एक की कॉन्सेप्ट को क्लियर करके हम लोग ये सारे के सारे चैप्टर्स को डील करेंगे। ठीक है, फिलहाल आज के इस सेशन के लिए मैं एक छोटा सा टॉपिक आपके साथ डिस्कस करता हूं। गुडविल। हमारे पार्टनरशिप के सेक्शन में जैसा कि आपने देखा है ऑलरेडी, यहां आपको दिख रहा है ये एक टॉपिक गुडविल। हमारे पार्टनरशिप के सेक्शन में एक चैप्टर आता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। छोटा सा चैप्टर है, काफी सिंपल भी है, स्टूडेंट्स को ये इजी भी लगता है क्योंकि बच्चे इस चैप्टर में ना कुछ फॉर्मूलाज है उसे लर्न कर लेते हैं और उस फॉर्मूला में क्या करते हैं, फिगर्स वगैरह पुट करके आंसर निकाल लेते हैं। तो इसलिए बच्चों को लगता है कि ये चैप्टर तो काफी इजी है, इसमें बस अपने को क्या करना है, फॉर्मूला याद करना है, फिगर्स पुट करके आंसर निकाल लेना है। हालांकि ये इजी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन कई बार ये देखा गया है कि बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन घुमा फिरा कर दी जाती है। लैंग्वेज में जो एग्जामिनर है वो क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर में जो प्रॉब्लम देते हैं उसके लैंग्वेज में थोड़ा सा मैनिपुलेशन करते हैं। इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम को प्रेजेंट किया जाता है कि बच्चे जब उसे पढ़े तो वो एक बार में समझ ना पाए, उनके दिमाग में डाउट्स आने शुरू हो जाते हैं और यहीं पर बच्चों का क्या होता है, एग्जाम में कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो इसलिए हम लोग को सिर्फ ये नहीं सोचना है कि अपने को बस फॉर्मूला याद कर लेना है और वैल्यूएशन निकाल लेना है, अपने को हर एक चीज का मतलब समझना है। ठीक है, तो आज मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूं इस चीज के बारे में, गुडविल। आप सारे स्टूडेंट्स जो भी अभी इस वीडियो को देख रहे हो, आप सभी लोगों ने गुडविल का नाम तो जरूर सुना होगा। पिछले साल क्लास 11 में आपने जो भी टॉपिक्स अकाउंटेंसी में की, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैप्टर में या फिर आपने बिजनेस स्टडीज या कॉमर्स के सब्जेक्ट में ये वर्ड गुडविल आपने जरूर सुना होगा। क्या होती है गुडविल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल? सोचिए आप लोग, आप सभी के दिमाग में
इस वर्ड के बारे में जो मीनिंग आ रहा है वो यही आ रहा है कि सर गुडविल का मतलब तो ये होता है कि बिजनेस की जो रेपुटेशन है, बिजनेस की जो नेम एंड फेम है, इसे ही हम लोग गुडविल बोलते हैं। बिल्कुल सही। क्लास 11 में हमने ये सीखा था कि गुडविल का मतलब क्या होता है। गुडविल का मतलब होता है जैसे किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सन की एक रैपो होती है, एक अपनी खुद की जो प्रेस्टीज होती है, जिसे हम लोग आम बोलचाल के भाषा में बोलते हैं ना, इसका अपना एक अपना अच्छा खासा रैपो है, इस सोसाइटी में, इस लोकेलिटी में इसका अपना प्रेस्टीज बना हुआ है। इसी तरीके से किसी भी बिजनेस की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की भी अपनी एक खुद की रैपो होती है, उसका खुद का अपना एक नेम एंड फेम होता है। अब इस नेम एंड फेम का मतलब क्या होता है और हम लोग इस टॉपिक को पढ़ते क्यों है अकाउंटेंसी में, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। मीनिंग तो समझ में आ गया सर कि गुडविल का मतलब बिजनेस की रेपुटेशन, बिजनेस की मार्केट नेम एंड फेम, बट व्हाई डू वी स्टडी दिस टॉपिक इन अकाउंटेंसी? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई डू वी स्टडी दिस? इसका लॉजिक क्या है? तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इसका रियल वर्ल्ड में यूज क्या होता है और हमें इस टॉपिक को डिटेल में समझना क्यों जरूरी है। देखिए, आप इमेजिन कीजिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपको आपके घर के लिए मिठाई लेनी है, ठीक है। अगर आपको मिठाई लेनी है तो आपके पास दो ऑप्शन है, मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, आप मुझे बताइए कि आप किस जगह से लोगे। आपके पास एक ऑप्शन है कि आपके लोकेलिटी में एक दुकान है जिसमें एक हलवाई बैठता है, इसका नाम समझ लीजिए नत्थू लाल, ठीक है। नत्थू लाल मिठाई वाला या हलवाई जो भी है, ये यहां पर इस दुकान में चलाता है और ये बहुत ही बढ़िया गुलाब जामुन बनाता है। आपके लोकेलिटी में ही थोड़े आगे एक और दुकान है, ये किसी अच्छे ब्रांड का, किसी अच्छे कंपनी की मिठाई ये बेचता है, जैसे कि तिवारी, गुप्ता ब्रदर्स, हल्दीराम, केसीदास, इस तरह से कोई जो अच्छे जो स्वीट डिश के जो ब्रांड्स हैं, ये इस तरह की एक बढ़िया सी रेप्यूटेड, वेल नोन कन्फेक्शनरी शॉप है। मैं इसका नाम दे देता हूं हल्दीराम, ठीक है। अब अगर आपको गुलाब जामुन लेनी हो, सवाल यह है आप किस जगह से लोगे, यहां से लोगे या यहां से लोगे। अब आप बोलोगे सर दाम तो बता दीजिए, किस प्राइस में है। चलिए मैं आपको दाम बता देता हूं। यहां पर जो गुलाब जामुन मिल रही है, मान लीजिए ये मिल रही है 10 रुपीस पर पीस। यहां जो गुलाब जामुन मिल रही है, इसकी जो प्राइस है ये है 15 रुपीस पर पीस। आप लोग मुझे बताओ कि इसमें से सस्ता कौन है, इसमें से महंगा कौन है। आप मुझे बताइए किस जगह पे सस्ते में मिल रही है, किस जगह पे महंगे में मिल रही है। आप मुझे बताइए। सेम गुलाब जामुन यहां भी मिल रहा है, गुलाब जामुन यहां भी मिल रहा है, सस्ता कौन बेच रहा है और महंगा कौन बेच रहा है। आप लोग मुझे बोलोगे सर सस्ता तो ये बेच रहा है नत्थू लाल हलवाई, और महंगा यहां बिक रहा है हल्दीराम वाले दुकान में। जबकि ऐसा नहीं है। दुनिया में कोई भी चीज सस्ती और महंगी नहीं होती है, हर चीज अपने दाम पे बिकती है। अगर ये 10 रुपए में बिक रहा है, इसका मतलब इसके गुलाब जामुन का यही प्राइस है। 10 रुपए में ही ये बेच सकता है, इससे ज्यादा में ये बेच भी नहीं सकता। और अगर ये 15 रुपए में बेच रहा है, इसका मतलब ये होता है कि इसके जो गुलाब जामुन है ये 15 रुपए की है और ये इसी प्राइस पे बिकेगी। और 15 रुपए में भी लोग खरीदते हैं, तभी तो ये 15 रुपए में बेच रहा है ना। अगर कोई खरीदने वाला रेडी ना हो, अगर सब लोग सोचे कि हल्दीराम की मिठाई तो महंगी है, कोई जाए ही नहीं, तो फिर ये बेचेगा क्यों। तो इसका मतलब ये हो गया कि बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 5 रुपए एक्स्ट्रा देकर भी हल्दीराम में जाना पसंद करेंगे, वो हल्दीराम की मिठाई लेना पसंद करेंगे, न कि वो 5 रुपए बचाने के चक्कर में यहां जाएंगे नत्थू लाल जी के पास। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्यों। सबसे पहली बात, इसी को हम लोग बोलते हैं गुडविल। ये जो एग्जाम्पल है ना, यही एग्जाम्पल है गुडविल का, क्योंकि नत्थू लाल जो है ये एक लोकेलिटी बेस्ड एक पर्सन है जो अपने लोकेलिटी के आसपास के लोगों को मिठाई बेचता है। और ये जो है ये एक बहुत ही वेल रेप्यूटेड, बहुत ही पुरानी दुकान है और बहुत सारे लोग कई वर्षों से इसकी मिठाई खा रहे हैं और लोगों का, कस्टमर का जो खुद का फीडबैक है, जो कस्टमर का एक्सपीरियंस है इस दुकान के साथ, इसके प्रोडक्ट और इनकी मिठाइयों के साथ, वो काफ़ी अच्छा रहा है। तो हल्दीराम भी एक समय
छोटी सी एक मिठाई की दुकान इसने भी स्टार्ट की थी और धीरे धीरे समय के साथ साथ इन्होंने आज अपने बिजनेस को बहुत ही बड़ा कर लिया। आज मार्केट में इनका अच्छा खासा नाम है, इतना नाम बनाया इन्होंने, कस्टमर को इतनी अच्छी क्वालिटी दी, इतने अच्छे प्राइस पे इन्होंने एकदम बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी दी कि आज के दिन में कस्टमर्स जो है वो इनके मिठाई को पहले प्रेफर करते हैं, इनके मिठाई को पहले प्रेफर करते हैं। भले ही उन्हें थोड़े पैसे ज्यादा भी देने पड़े तो हम क्या करेंगे, फिर भी इनकी मिठाई खरीदेंगे। तो गुडविल जो है ना, ये यही चीज है। गुडविल का मतलब क्या होता है बिजनेस का, गुडविल का मतलब क्या हो गया, गुडविल का मतलब हो गया बिजनेस का नेम एंड फेम, नेम एंड फेम ऑफ द बिजनेस। किसी भी बिजनेस का मार्केट में जो नेम एंड फेम होता है, इसके वजह से उस बिजनेस की क्या बन जाती है, अपनी एक गुडविल बन जाती है। लोग उस दुकान को, उस ब्रांड को क्या करने लगते हैं, पहचानने लगते हैं और क्या करते हैं, लोग उसे प्रायोरिटी देने लगते हैं, उस प्रोडक्ट को प्रायोरिटी देने लगते हैं। आप देखे होंगे अगर आपको शूज लेनी हो तो आपके दिमाग में क्या आएगा, आप एक लोकल ब्रांड लेना पसंद करोगे या फिर आप नाइकी, एडिडास इस तरह से कोई कंपनी लेना चाहोगे। इसी तरीके से कोई भी प्रोडक्ट जब हम लोग लेते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, एक लोकल कोई ब्रांड हो या फिर कोई अच्छी वेल नोन कंपनी की अगर हम लोग प्रोडक्ट ले, हम लोग हमेशा प्रेफर करते हैं वेल नोन कंपनी के प्रोडक्ट्स को। भले ही उसकी प्राइस थोड़ी ज्यादा होती है पर फिर भी हम लोग वहां पर जाते हैं क्योंकि कस्टमर सेटिस्फैक्शन वहां पर ज्यादा है, क्वालिटी अच्छी है, सर्विस अच्छी है, वारंटी भी देते हैं वो लोग। बहुत सारी ऐसी फैक्टर्स हैं जिसके वजह से गुडविल डेवलप हो जाती है। तो आइए अब हम लोग समझते हैं गुडविल का बेनिफिट क्या है। गुडविल, तो गुडविल क्या है, बिजनेस का नेम एंड फेम, नेम एंड फेम ऑफ एनी बिजनेस। इसके वजह से बेनिफिट क्या होती है, अगर हम लोग इसके बेनिफिट की बात करें, किसी भी बिजनेस में गुडविल का क्या बेनिफिट होता है, सबसे पहले कस्टमर्स प्रेफरेंस। इसका मतलब अगर आपके बिजनेस में गुडविल है, अगर आपने अपने बिजनेस की मार्केट में अच्छी खासी नाम बना रखी है, तो लोग आपके बिजनेस के प्रोडक्ट को पहले प्रेफर करेंगे, आपके कॉम्पिटिटर्स के बिजनेस के प्रोडक्ट को बाद में। तो आपकी एक कस्टमर प्रेफरेंस क्रिएट हो जाएगी, आपका खुद का अपना एक लॉयल कस्टमर बेस बन जाएगा और आपके कस्टमर आपके ही प्रोडक्ट को खरीदेंगे, भले ही उसकी प्राइस थोड़ी ज्यादा ही क्यों ना हो। यह गुडविल का एडवांटेज होता है। और क्या एडवांटेज होता है, गुडविल के वजह से आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर पाते हो। गुडविल के वजह से आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर पाते हो। ऐसा आखिर क्यों होता है, क्योंकि अगर आपके बिजनेस में गुडविल है, अगर आपके बिजनेस में गुडविल है तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपके प्रोडक्ट को प्रेफर कर रहे होंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके बिजनेस में आकर आपके प्रोडक्ट और सर्विस को यूज करना चाह रहे होंगे। तो आपका जो कस्टमर है, आपके कस्टमर का जो बेस है वो बढ़ गया ना। आपके जितने कॉम्पिटिटर्स हैं वो अगर हो सकता है महीने में 2 लाख या 5 लाख रुपए सेल कर रहे होंगे, वहीं आप महीने के 10 लाख रुपए सेल कर रहे होंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि आपने अपनी गुडविल बना रखी है। समझ में आ रहा है। अच्छा, गुडविल बनता कैसे है, गुडविल कैसे क्रिएट करते हैं, ये आखिर क्या चीज है और किस तरीके से ये बनती है। चलिए, गुडविल अगर आपको अपने बिजनेस की बनानी है तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले कस्टमर्स सेटिस्फैक्शन, कस्टमर आपके हमेशा सेटिस्फाइड होने चाहिए। अब कस्टमर कैसे सेटिस्फाइड होंगे, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए आपको रीजनेबल प्राइस पे आपको प्रोडक्ट सेल करनी होगी। आपके जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, हाई क्वालिटी, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए, एक मिनट,
सॉरी, हाँ मैं ये बोल रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने प्राइस कम कर दी और इसके वजह से आपने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी भी खराब कर दी। यानी कि क्वालिटी को आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, मेंटेनिंग योर क्वालिटी एट द सेम टाइम कीपिंग योर प्राइस वेरी रीजनेबल सो दैट मोस्ट ऑफ द पीपल और मेनी पीपल कैन अफोर्ड इट, ठीक है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो आपको क्या करना है, आपके प्रोडक्ट की प्राइस बहुत रीजनेबल रखनी है, क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। दूसरी नंबर चीज, आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस का मतलब होता है कि कस्टमर को सामान बेच देने के बाद उसके बाद आप एक्स्ट्रा सर्विस क्या देते हो। जैसे आपने देखा होगा कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट जब हम लोग लेते हैं तो उसमें वारंटी दी जाती है, 1 साल की वारंटी, 2 साल की या 5 साल की वारंटी। यानी कि आपको मैंने सामान तो बेच दिया लेकिन हम लोग आपको ये एश्योरेंस देते हैं कि ये सामान अगले 2, 4, 5 साल तक खराब नहीं होगी। और अगर इसके बीच में अगर आपकी ये प्रोडक्ट में अगर कोई खराबी आ जाती है तो आप क्या कर सकते हो, आप हमें या तो देकर रिप्लेस कर सकते हो या तो हम इसकी फ्री सर्विसिंग कर देंगे। आप देखे हो ना बहुत जगह पे 5 ईयर वारंटी, 10 ईयर वारंटी ऐसा कुछ रहता है। इसका मतलब क्या है, यानी कि वो जो वारंटी पीरियड है उस वारंटी पीरियड के अंदर अगर उस प्रोडक्ट में कोई तरह की प्रॉब्लम होती है तो या तो कंपनी उसे रिप्लेस कर देगी, आपको न्यू प्रोडक्ट देगी, रिप्लेसमेंट वारंटी बोलते हैं जिसे, या तो फिर फ्री सर्विस देगी, यानी कि आपकी जो भी प्रॉब्लम हुई है उसे कंपनी की तरफ से लोग आकर फ्री में ठीक कर देंगे, आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे, आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। इस तरह की बहुत सारी चीजें होती है जिसकी वजह से क्या होती है, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन बिल्ड होती है। और जब आपके कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे, आपके कस्टमर आपके प्रोडक्ट से, आपके प्राइस से, आपके प्रोडक्ट के क्वालिटी और आफ्टर सेल सर्विस से अगर आपके कस्टमर्स खुश है तो यकीन मानिए ये सारे के सारे कस्टमर क्या करेंगे, आपके बिजनेस को और आपके प्रोडक्ट को रेकमेंड करना शुरू कर देंगे, रेकमेंड करना शुरू कर देंगे। अब होता क्या है, हमें कोई भी चीज अच्छी लगती है तो हम लोग क्या करते हैं, इन जनरल उसे दूसरों के साथ शेयर करते हैं। जैसे अगर आप किसी जगह पर घूमने जाते हो, सपोज आप गोवा गए 1 हफ्ते के लिए, आप अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ अगर आप गोवा जाते हो वेकेशन पर और वहां जाकर आप बहुत एंजॉय करते हो, वापस आने के बाद आप अपने कुछ दूसरे फ्रेंड्स को जरूर बताओगे कि मैं गोवा गया था और इस होटल में मैंने रुका था, इस रिजॉर्ट में मैंने स्टे किया था और यहां पर मैंने ये सारी चीजें एंजॉय की, ये प्लेस मुझे अच्छी लगी। आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा वहां का, आप अपने कुछ अच्छे खास फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ आप जरूर शेयर करोगे। हम लोग कोई अच्छी मूवी देखते हैं और जब हमें अच्छी लगती है तो हम लोग अपने दूसरे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी बताते हैं कि मैंने ये मूवी देखी है, बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही इंस्पिरेशनल थी, इसमें सॉन्ग्स बहुत अच्छे थे, किसी पर्टिकुलर एक्टर का उसमें एक्टिंग या रोल बहुत अच्छा था। जो भी चीज़ें हमें अच्छी लगती है हम सभी को बताते हैं। हम किसी रेस्टोरेंट जाते हैं, अगर वहाँ का खाना अच्छा है, किसी शॉप में जाते हैं, वहाँ का कोई ड्रेस या कोई प्रोडक्ट अच्छा है, ये सारी चीज़ें जो हमें अच्छी लगती है हम लोग दूसरों को बताते हैं। इसी तरीके से क्या होती है, माउथ पब्लिसिटी होती है, जिसे माउथ टू माउथ पब्लिसिटी भी बोलते हैं। और धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके बिजनेस को जानने लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके बिजनेस को रेकमेंड करने लगते हैं। तो इस तरीके से धीरे 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 करके क्या होता है, आपके बिजनेस की गुडविल बनने लग जाती है। तो गुडविल जो है, गुडविल इज नॉट अ मैटर ऑफ अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। गुडविल इज नॉट वन डे अफेयर। किसी भी बिजनेस की जो गुडविल होती है वो रातों रात नहीं बन जाती है। किसी भी बिजनेस का जो नाम होता है, ये नेम और फेम कम समय में रातों रात अचानक से किसी की नहीं बन जाती है। इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है और हम लोग को बहुत ध्यान देना पड़ता है अपने बिजनेस की क्वालिटी, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी, कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के ऊपर, हर चीज के ऊपर हम लोग को बहुत मेहनत करना पड़ता है। तब जाके धीरे धीरे ओवर द नंबर ऑफ इयर्स ये जाके डेवलप होती है। धीरे धीरे कई सालों के बाद हमारे बिजनेस की मार्केट में एक अच्छी खासी नाम और हमारे प्रोडक्ट की एक अच्छी खासी पहचान बन जाती है। तो तब जाके हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे बिजनेस की ये गुडविल है, ठीक है। और अगर एक बार हमारे बिजनेस की गुडविल बन गई, यानी कि एक बार में स्टार्टिंग में तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपके बिजनेस की गुडविल बनाने के लिए आपको स्टार्टिंग में बहुत मेहनत करना होगा, बहुत दिमाग लगाना होगा, हर तरीके से आपको कस्टमर को खुश करना पड़ेगा। और एक बार आपने ऐसा कर लिया, आपके बिजनेस की गुडविल बन गई, तो आपको इसका क्या बेनिफिट मिलेगा? आपको इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि आपके कस्टमर आपके प्रोडक्ट को छोड़कर किसी दूसरे ब्रांड का प्रोडक्ट नहीं यूज करेंगे। आप हमेशा अपने बिजनेस में आपके कॉम्पिटिटर से ज्यादा कमाओगे क्योंकि आपकी गुडविल बन चुकी है। अब आपको अपने आप को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आप देखे होंगे जब भी कोई रेप्यूटेड ब्रांड किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करता है तो लोग उसे वैसे ही खरीद लेते हैं। उसे बहुत ज्यादा ट्रस्ट की जरूरत नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी उनका ट्रस्ट बिल्ड होता है। जैसे कि मान लीजिए
टाटा एक ऐसी कंपनी है हमारे देश में जो कि बहुत ही ज्यादा वेल रेप्यूटेड है, बहुत ही ज्यादा वेल रेप्यूटेड है। तो टाटा अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाता है, चाहे वो टाटा का नमक हो या टाटा की चाय हो या फिर टाटा की कोई मोटर व्हीकल हो, कुछ भी हो, अगर टाटा ने बनाया है तो लोगों का ऑटोमेटिक ट्रस्ट जाता है कि हाँ इसकी क्वालिटी तो अच्छी होगी क्योंकि ये टाटा की कंपनी की प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से जिस बिजनेस का क्या हो जाता है, एक बार गुडविल बन जाता है मार्केट में, कस्टमर्स अपने आप ही उस बिजनेस के प्रति, उस ब्रांड और उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति लॉयल हो जाते हैं, कस्टमर्स की प्रेफरेंस ऑटोमेटिकली आ जाती है। आप हमेशा देखोगे कि जब भी लोग किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, तो वो लोग हमेशा ब्रांडेड प्रोडक्ट उसको प्रेफर करते हैं जिनका एक्सपीरियंस उनके साथ पहले अच्छा रहा हो। तो अगर आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करते हो, लॉन्ग रन में आप देखोगे आपके कस्टमर की अच्छी खासी प्रेफरेंस बन गई है, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके बिजनेस में आ रहे हैं और इसके वजह से आपके बिजनेस में आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हो। चलिए, कॉन्सेप्ट तो हम लोग समझ गए, गुडविल क्या है इसका मतलब हमने जान लिया। गुडविल डेवलप करने के लिए, बनाने के लिए हमें कस्टमर को सेटिस्फाई करना जरूरी है, और एक बार अगर हम लोग कस्टमर को सेटिस्फाई कर लेते हैं, गुडविल हमारे बिजनेस की बन जाती है, तो उसका एडवांटेज क्या होता है ये भी हम लोग समझ गए। ये सारी चीजों के बाद अब हम लोग समझते हैं कि गुडविल को बिजनेस में रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो अब हम लोग आते हैं एक फ्रेश स्लाइड में कि गुडविल आखिर होती कितने तरह की है। अच्छा, गुडविल एक्चुअली में इसका नेचर क्या होता है, चलिए गुडविल का जो नेचर है, ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं नेचर ऑफ गुडविल। गुडविल क्या होती है, गुडविल का नेचर क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से गुडविल को एक एसेट की तरह माना जाता है। कैसे माना जाता है? एक एसेट की तरह, यानी कि किसी भी बिजनेस की जो गुडविल होती है वो उस बिजनेस के लिए एसेट होती है। अच्छा, किस तरह की एसेट होती है? हम लोग जानते हैं किसी भी बिजनेस में जो एसेट्स होती है उसे मेजरली दो कैटेगरीज में बांटा गया है। एक है आपका कौन सा? फिक्स्ड एसेट, और दूसरा है करंट एसेट्स। ठीक है, तो गुडविल कौन से कैटेगरीज में आता है? गुडविल आता है आपके फिक्स्ड एसेट के कैटेगरी में। अच्छा, फिक्स्ड एसेट में ना फर्दर दो क्लासिफिकेशन है, एक को बोलते हैं टैंजिबल फिक्स्ड एसेट और एक होती है इनटैंजिबल। इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट। तो गुडविल कौन से कैटेगरी में आता है? गुडविल इनटैंजिबल के कैटेगरी में आता है। अच्छा, इसका मतलब क्या है आप लोग हमेशा समझिए। टैंजिबल का मतलब वो सारे फिक्स्ड एसेट जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसे हम लोग देख सकते हैं, आंखों से टच और फील कर सकते हैं, उसे बोलते हैं टैंजिबल फिक्स्ड एसेट। जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सारे के सारे टैंजिबल फिक्स्ड एसेट है। लेकिन कुछ ऐसे भी फिक्स्ड एसेट्स हमारे बिजनेस में होते हैं जो इनटैंजिबल होते हैं, यानी जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जिन्हें हम लोग टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, इन्हें हम लोग बोलते हैं इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट। इसकी एग्जांपल्स जैसे कि कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, और इन्हीं में से एक है गुडविल। तो गुडविल कौन से कैटेगरी में आता है अब आप लोग समझ चुके हैं। गुडविल आता है, ये जो गुडविल है ये कौन से कैटेगरी में आता है? इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट के कैटेगरी में आता है। यानी गुडविल का नेचर क्या है? इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट गुडविल का नेचर हो गया। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर गुडविल एसेट्स क्यों है बिजनेस के लिए? आखिर हम लोग इसे एसेट्स क्यों बोलते हैं? गुडविल का मतलब हो गया बिजनेस का नाम, बिजनेस का जो मार्केट में रेपुटेशन है, बिजनेस की जो नेम एंड फेम है। ये तो समझ में आ गया कि बिजनेस के नेम एंड फेम को हम लोग गुडविल बोलते हैं, पर ये नहीं समझ में आ रहा है सर कि आखिर इसे एसेट क्यों बोलते हैं, बिजनेस के लिए एसेट क्यों है। देखिए, आप लोग समझिए एसेट का मतलब क्या होता है। अगर स्पेसिफिकली अगर हम लोग फिक्स्ड एसेट के बारे में बात करें तो फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं? फिक्स्ड एसेट के कैटेगरीज में किन्हें रखा जाता है? फिक्स्ड एसेट के कैटेगरी में हम लोग किन्हें रखते हैं पता है आपको? फिक्स्ड एसेट के कैटेगरी में वो सारी चीजें होती हैं, नंबर 1, जिनसे हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलती है। जिन चीजों से हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलती है, और नंबर 2, वो सारी चीजें जो हमें रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करती है।
रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करती है। जैसे कि हम लोग जब भी कोई लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर खरीदते हैं तो इनकी जो लाइफ होती है ये मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर होती है, यानी इनकी बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म तक मिलती है। और इसलिए हम लोग लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी ये सबको फिक्स्ड एसेट के कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि फिक्स्ड एसेट का एक फीचर सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि फिक्स्ड एसेट बिजनेस को लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है। और इसी तरीके से गुडविल भी बिजनेस को लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है, क्योंकि एक बार अगर आपके बिजनेस की गुडविल बन गई तो इसका जो इफेक्ट है, इसका जो इंपैक्ट है वो लंबे समय तक चलेगा और इसका बेनिफिट आपको कई सालों तक मिलता रहेगा। तो इसलिए गुडविल लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है, इसलिए ये फिक्स्ड एसेट के कैटेगरी में आता है। साथ ही साथ फिक्स्ड एसेट रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करता है। कोई भी फिक्स्ड एसेट हो, हम लोग आखिर फिक्स्ड एसेट को क्यों अक्वायर करते हैं? हमें अपने बिजनेस में फिक्स्ड एसेट की जरूरत क्यों पड़ती है? हम लोग क्यों प्लांट और मशीनरी खरीदते हैं, क्यों लैंड और बिल्डिंग अक्वायर करते हैं? फिक्स्ड एसेट चाहे किसी भी तरह की हो, फिक्स्ड एसेट को हम लोग इसलिए परचेस करते हैं ताकि उसे अपने बिजनेस में यूज कर सके, इस्तेमाल कर सके। क्यों इस्तेमाल कर सके? रेवेन्यू अर्न करने के लिए, यानी कि इनकम अर्न करने के लिए। तो हम लोग अपने बिजनेस में इनकम अर्न करने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए फिक्स्ड एसेट को अक्वायर करते हैं, यानी कि फिक्स्ड एसेट रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करता है ना। इसी तरीके से गुडविल भी आपको रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करता है, क्योंकि अगर एक बार आपकी बिजनेस की गुडविल अच्छी खासी बन जाती है तो आप इस गुडविल के हेल्प से क्या कर सकते हो? आप अच्छा खासा रेवेन्यू यानी कि इनकम जनरेट कर सकते हो, आप अपने प्रोडक्ट की ज्यादा प्राइस बढ़ा सकते हो, आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हो, लोग आपके प्रोडक्ट को पहले खरीदेंगे, पहले प्रेफरेंस देंगे। तो इस तरीके से आप अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा रेवेन्यू अर्न कर सकते हो बिकॉज ऑफ योर गुडविल। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी ले सकते हैं गुडविल की वजह से। और ये दोनों जो फीचर्स हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट और रेवेन्यू जनरेशन, ये दोनों फीचर जो हैं फिक्स्ड एसेट के हैं, और इसलिए गुडविल को भी हम लोग फिक्स्ड एसेट मानते हैं। फर्क यह है कि गुडविल को हम लोग टैंजिबल फिक्स्ड एसेट नहीं मानते हैं, बल्कि इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट मानते हैं, क्योंकि इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। ठीक है, आपको समझ में आ गया? तो गुडविल फिक्स्ड एसेट है, कैसी? टैंजिबल नेचर की, सॉरी इनटैंजिबल नेचर की फिक्स्ड एसेट होती है। अच्छा, गुडविल कितने तरह की हो सकती है आपको पता है क्या? चलिए, गुडविल इनटैंजिबल है। आपको इतना तो समझ में आ गया कि गुडविल कोई चीज नहीं होती है जिसे हम लोग देख सके, छू सके, टच करके फील कर सके। गुडविल ऐसी कोई चीज नहीं होती है जैसे प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर्स होते हैं। इस तरह से गुडविल का कोई टैंजिबल नेचर नहीं होता है। गुडविल कैसी फिक्स्ड एसेट है? इनटैंजिबल नेचर की, यानी कि गुडविल वैसे दिखने की चीज नहीं है, ये इनटैंजिबल नेचर की होती है। इसका बेनिफिट लेकिन हमें बिजनेस में पूरा मिलता है। अब ये गुडविल ना दो तरीके से बिजनेस में आ सकती है। ये गुडविल हमारे बिजनेस में कैसे आ सकती है? दो तरीके से। एक, खुद से जनरेट करें। आप अपने बिजनेस की गुडविल खुद से जनरेट करें। आप अपने बिजनेस में खुद से गुडविल कैसे जनरेट करोगे? आपको बहुत अच्छी कस्टमर की सर्विस देनी पड़ेगी, कस्टमर को आपको सेटिस्फाई करना होगा, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस में देनी पड़ेगी, आफ्टर सेल सर्विस देनी पड़ेगी। आपको अपने बिजनेस के ओवरऑल सारे सिस्टम के ऊपर, मैनेजमेंट से लेके ऑपरेशन तक, मार्केटिंग से लेके हर चीज तक आपको पूरा का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। तब जाके धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके बिजनेस की गुडविल जनरेट हो जाएगी, आपके बिजनेस का मार्केट में नाम बन जाएगा, है ना। तो इस तरह से जब आप अपने बिजनेस में मेहनत कर करके धीरे धीरे आप अपने बिजनेस का नाम फैलाते हो, लोग आपके बिजनेस को जानने लगते हैं, तो ये मेहनत से बनाए हुए गुडविल को हम लोग बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। यानी आपने अपने बिजनेस की गुडविल खुद से जनरेट की है, खुद से बनाई है। दिस इज व्हाट वी कॉल सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और एक दूसरी तरह की गुडविल होती है जिसको हम लोग बोलते हैं परचेज्ड गुडविल। परचेज्ड गुडविल का मतलब क्या होता है कि ये वो गुडविल है, यानी कि आप खुद से गुडविल को बना नहीं रहे हो, मेहनत करके अपने बिजनेस का नाम बना नहीं रहे हो, बल्कि आपने किसी बने बनाए बिजनेस को, किसी नामी बिजनेस को आपने परचेस कर लिया, है ना। एक होता है कि आपका एक बिजनेस है, आपने उस बहुत मेहनत की, अच्छी क्वालिटी की सर्विस दी, अपने कस्टमर को सेटिस्फाई किया, धीरे धीरे करके मेहनत कर करके आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने अपने बिजनेस का एक अच्छा गुडविल बना दिया। ये तो हो गया सेल्फ जनरेटेड, आपने खुद से मेहनत करके जनरेट किया, खुद से बनाया है गुडविल को, इसे बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और एक है कि आपने खुद से अपने बिजनेस का नाम नहीं बनाया, खुद से आपने गुडविल जनरेट नहीं की, बल्कि आपने मार्केट में पहले से जो
कोई बिजनेस बना बनाया जिसका नाम है, इस तरह से किसी बिजनेस को आपने एक्वायर कर लिया, आपने ऑलरेडी किसी रेप्यूटेड बिजनेस को, किसी अच्छे नामी बिजनेस को आपने क्या कर लिया, परचेस कर लिया। तो अगर आप किसी अच्छे बिजनेस को, नामी बिजनेस को जिसका मार्केट में गुडविल बना हुआ है, इस तरह के बिजनेस को जब आप परचेस कर लेते हो तो यहां से जो गुडविल आती है इसे बोलते हैं परचेस गुडविल। फॉर एग्जाम्पल, फेसबुक ने व्हाट्सएप को अक्वायर कर लिया, फेसबुक ने व्हाट्सएप को अक्वायर कर लिया। एक्सक्यूज मी, आप सभी को पता है कि फेसबुक ने व्हाट्सएप को अक्वायर कर लिया। अब सवाल यह है कि आखिर फेसबुक ने इतनी हाई प्राइस देकर, $1 मिलियन प्राइस देकर आखिर व्हाट्सएप को क्यों अक्वायर किया? आखिर क्या है व्हाट्सएप? व्हाट्सएप एक चैटिंग एप्लीकेशन ही तो है। क्या फेसबुक के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इस तरह की, व्हाट्सएप की तरह की एक दूसरी एप्लीकेशन बना सके? डेफिनेटली फेसबुक अगर चाहे तो व्हाट्सएप जैसी दूसरी एप्लीकेशन उसके साथ और कई सारे फीचर्स ऐड करके बना सकती है, लेकिन फेसबुक ने अपना खुद का एप्लीकेशन क्यों नहीं बनाया, बल्कि उसने व्हाट्सएप को क्यों परचेस किया इतने हाई प्राइस में, एक्स्ट्रा प्राइस देकर? क्योंकि व्हाट्सएप की मार्केट में बहुत अच्छी गुडविल बनी हुई थी, व्हाट्सएप के बहुत सारे यूजर्स ऑलरेडी थे मार्केट में, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी थे, और फेसबुक को पता था कि अगर मैं अपना खुद का एप्लीकेशन लॉन्च करता हूं तो एक तो नया एप्लीकेशन बनाने में, उसकी R&D करने में यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, उसके मार्केटिंग और प्रमोशंस में, फिर सारे के सारे यूजर्स को एक्वायर करने में बहुत पैसे लगेंगे और बहुत समय लगेगा, बहुत पैसे लगेंगे और बहुत समय लगेगा। इतना पैसा और इतना समय लगाने की कोई जरूरत नहीं है। उससे बेटर है कि मार्केट में जो एप्लीकेशन सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, सबसे ज्यादा लोग जिस चैटिंग एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, क्यों ना उस एप्लीकेशन को ही खरीद लिया जाए। नया बनाकर मार्केट में प्रमोट करने से अच्छा वो बना बनाया एप्लीकेशन खरीद लेते हैं। इस सोच के साथ फेसबुक ने क्या किया, व्हाट्सएप को परचेस कर लिया, क्योंकि व्हाट्सएप सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड यूज होने वाली एप्लीकेशन थी। और जैसे ही व्हाट्सएप को फेसबुक ने खरीदा तो क्या हुआ, व्हाट्सएप के जितने यूजर सब्सक्राइबर्स थे वो सारे के सारे फेसबुक के हो गए, और फेसबुक को बिना मेहनत किए व्हाट्सएप का जो गुडविल था उसका बेनिफिट मिल गया, है ना। आज व्हाट्सएप के मिलियंस एंड बिलियंस यूजर्स हैं, इतने सारे यूजर्स, फेसबुक खुद से नया एप्लीकेशन बना के लॉन्च करता तो इतने सारे यूजर्स एक्वायर करने में कई साल लग जाते, लेकिन व्हाट्सएप को परचेस कर लिया तो व्हाट्सएप के यूजर्स भी उसे मिल गए। तो इस तरह से जब हम लोग किसी वेल रेप्यूटेड कंपनी को परचेस कर लेते हैं तो उसकी गुडविल भी हमारे पास आ जाती है, इसे हम लोग बोलते हैं परचेस्ड गुडविल, है ना। और जब हम लोग खुद से जनरेट करते हैं तो क्या बोलते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। आपके क्लास 12 के सिलेबस में ना एग्जाम में कई बार ना परचेस्ड गुडविल के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 मार्क में कभी कभी स्मॉल क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में परचेज गुडविल के बारे में। जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे क्लास में तो और अच्छे से डिटेल में हम लोग इसके बारे में इलस्ट्रेशंस और प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल के बारे में भी हम लोग पार्टनरशिप वाले सेक्शन में पढ़ते हैं। ये कभी कभी अलग से 5 मार्क का स्टैंड अलोन क्वेश्चन बनाकर पूछा जाता है, या तो कभी कभी ऐसा देखा गया है कि एग्जाम में किसी बड़े प्रॉब्लम 8 या 10 मार्क का जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसके साथ में ये मर्ज करके उसके अंदर ही एक पार्ट बना के पूछ लिया जाता है। तो इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी अलग से आ सकता है 4 या 5 मार्क के, या फिर 8-10 मार्क के जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर भी ये मर्ज करके भी पूछा जा सकता है। तो ये जो चैप्टर है, ये जो गुडविल है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए। मुझे लगता है मैंने अभी तक आपको जो भी समझाया इंट्रोडक्शन में, काफी डिटेल में सारे एस्पेक्ट को मैंने कवर कर दिया। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जाना कि गुडविल एक सेल्फ जनरेटेड होती है, यानी कि हम लोग अपने बिजनेस में जो गुडविल खुद से जनरेट करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसे बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। कई बार हम लोग किसी दूसरे रेप्यूटेड बिजनेस को क्या करते हैं, परचेस कर लेते हैं, और इस तरीके से उस बिजनेस की गुडविल हमारे बिजनेस के साथ एसोसिएट हो जाती है। जिस तरीके से फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर कर लिया, क्योंकि व्हाट्सएप अपने आप में एक बहुत ही वेल रेप्यूटेड चैटिंग एप्लीकेशंस थी, इसके बहुत सारे यूजर्स और सब्सक्राइबर्स थे। तो फेसबुक ने जब व्हाट्सएप को एक्वायर किया तो व्हाट्सएप की गुडविल भी फेसबुक के साथ मर्ज हो गई। इसी तरीके से हमने देखा कि बहुत सारे ब्रांड्स आपस में एक दूसरे के साथ मर्ज करते हैं, जैसे हीरो होंडा मिलकर बन जाती है, हीरो होंडा मारुति और सुजुकी मिलकर बन जाती है मारुति सुजुकी। बहुत तरह की कॉर्पोरेट अलायंसेज होती है प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, और बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जब हम लोग क्या करते हैं, किसी दूसरे बिजनेस के गुडविल को भी एक्वायर कर लेते हैं। ये बहुत ही डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, पर आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है। 5 मार्क का कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके सिलेबस में कभी कभी छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसके ऊपर, जब हम लोग अपने रेगुलर बैच को कंडक्ट करते हैं तो इसके ऊपर भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, और सेल्फ जनरेटेड के ऊपर भी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं।
तो ये सारी चीजें हमने समझ ली गुडविल के बारे में। गुडविल का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है गुडविल के बारे में वो मैंने आपको बता दिया। हालांकि समझाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अगर मैं चाहूं तो इस एक गुडविल के टॉपिक के ऊपर मैं घंटे 2 घंटे तक और आपको बहुत सारी चीजें बता सकता हूं, लेकिन क्योंकि ये जो वीडियो क्लासेस हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसका पर्पस जो है ये एक इंट्रोडक्टरी सेशन है और इसका पर्पस है कि आपको एक जस्ट एक प्रोमो दिया जाए, आपको हमारे क्लासेस के बारे में एक ओवरव्यू आइडिया मिल जाए कि हमारे यहाँ क्लासेस किस तरीके से कराई जाती है। तो अगर आप लोग हमारे इस वीडियो से आपको लगता है कि आपने कुछ भी सीखा गुडविल के बारे में, हमारे रेगुलर बैच को ज्वाइन कीजिए। हम लोग अपने यहाँ पर जो भी क्लासेस करवाते हैं, हर एक चैप्टर हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में समझाया जाता है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कराई जाती है, हर तरह की आपकी जो बोर्ड एग्जाम्स में आई हुई प्रॉब्लम्स है वो भी हम लोग कराते हैं। हर तरह के डिफरेंट वैरायटीज को कवर करते हैं ताकि बच्चे न कि सिर्फ सीखे प्रॉब्लम सॉल्व करना, बल्कि उनकी जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत अच्छे से क्लियर हो और आप एग्जाम्स में क्वेश्चन अगर घुमा फिरा कर भी दी जाए तो आप अपने कॉन्सेप्ट के बेसिस पे उसे आप सॉल्व कर पाओ। हमारी बैच स्टार्ट होने वाली है आपके एग्जाम्स के जस्ट तुरंत बाद हम लोग की फर्स्ट बैच स्टार्ट हो जाएगी। एनरोलमेंट हमारी ऑलरेडी चालू हो चुकी है। फर्दर डिटेल के लिए आप हमारे इंस्टीट्यूट के ऑफिस में कॉल करें। जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और एक खास बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोविड के लिए हमने इस अपकमिंग सेशन में हमारी जो सिटिंग कैपेसिटी है, हमारी जो बैच साइज है, उसे थोड़ा हमने रिड्यूस कर दिया है। यानी कि जो हमारी नॉर्मल बैच साइज हुआ करती थी उसके कंपैरिजन में इस साल हमने अपना 30% जो बैच साइज है उसे रिड्यूस कर दिया ताकि क्लासरूम के अंदर एक सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे और हम लोग सभी इस कोविड के वायरस को अच्छे से थोड़ा सा मतलब मिलकर एक दूसरे के साथ फाइट कर सके। तो हम लोग की क्लास में वैसे तो काफी रस होती थी, लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, इस सेशन में हमने थोड़ा सा वो डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए हमारी बैच साइज को रिड्यूस कर दी है। तो इस साल बैच साइज स्मॉल हो जाने की वजह से, रिड्यूस हो जाने की वजह से सीट्स लिमिटेड है। तो आप लोग जरूर से एटलीस्ट अपनी सीट बुक कर लीजिए। बैच बाद में स्टार्ट होगी अप्रैल के फर्स्ट वीक से, लेकिन आप लोग सीट बुक कर लीजिए क्योंकि हमारी लिमिटेड सीट्स है और एनरोलमेंट चालू हो चुकी है। हमारे ऑफिस की जो कॉन्टैक्ट नंबर है जिसपे आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो हमारे टाइमिंग्स के बारे में, कब से बैच स्टार्ट हो रही है, फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड डिटेल्स। कॉन्टैक्ट नंबर है 8013082526 और एक ऑल्टरनेटिव नंबर है 9007874532। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आज का ये छोटा सा इंट्रोडक्टरी सेशन अगर आपको अच्छा लगा, आपको लगता है इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी हासिल हुई है गुडविल के बारे में, आप जो पहले जानते थे अब उससे और थोड़ा ज्यादा जानते हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमें अप्रिशिएट कीजिए जिससे कि हमारा भी और हौसला बढ़े। और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि वो लोग भी अवेयर हो हमारे क्लासेस के बारे में और हमारे कोर्सेज के बारे में। थैंक यू सो मच, सी यू इन द क्लास।